वेलकम बच्चों, सभी का स्वागत है। अब हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ गए बेटा। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। इसको हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना बेटा आपको उसके बारे में बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो चैप्टर किस बारे में है, ताकि ना याद करने में आसानी रहती है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है। ठीक है। देखो, फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस है ना बिजनेस को, जैसे आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हमारे शरीर में ब्लड है ना बेटा, पूरे शरीर को चलाने के लिए ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फाइनेंस होता है जो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो उसी का मैनेजमेंट करना है हमें। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे का मैनेजमेंट करना है। वो चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है। राइट। चलो, थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको कि इसके अंदर करना क्या क्या है। चलो बेटा, सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पढ़ोगे आप। इसमें ना बेटा मेजर 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। पहला डिसीजन क्या लेना पड़ता है बेटा, सबसे पहले आपको ये देखना भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। आपको इसमें ये सोचना है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। पहला डिसीजन तो आपको ये लेना है। दूसरा डिसीजन क्या होता है बेटा, दूसरा डिसीजन आपको सोचना है कि बेटा पैसा इन्वेस्ट कहाँ होगा। यानी पैसा तो आ गया, अब वो इन्वेस्ट कहाँ होगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है। चलो, और तीसरा बेटा, इन्वेस्ट होने के बाद सपोज करो आप पैसा वैसा कमाने लग गए, आपके पास पैसा आने लग गया, तो जो प्रॉफिट आपके पास आएगा उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें करना है, उसका डिसीजन लेना पड़ता है। या तो वो पैसे का क्या करें, हम डिविडेंड बांट दें जो ओनर है, या फिर उस पैसे को हम बिजनेस में कोई और अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट करने की, तो वहां लगा दे ताकि और पैसा कमाया जा सके। तो तीसरे को बोलते हैं, हम बोलते क्या है, डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा हमारा कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। तो देखो जो पहला वाला है बेटा, पहला वाला क्या बताया मैंने आपको, पहला वाला है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर क्या बोला जाता है, इसके अंदर देखा जाता है पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको पता है पैसे के दो सोर्स होते हैं। 11वीं क्लास में आपने ये पहले ही पढ़ा होगा। एक होता है हमारा ओनर फंड। क्या होता है बेटा, ओनर फंड, यानी कि इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है बेटा, यहां से पैसे का इस्तेमाल कर लो। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, बोरोड फंड। बोरोड माने उधार ले लो, और इसमें सबसे पॉपुलर क्या है बेटा, डिवेंचर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यही ले रहा हूँ, डिवेंचर से पैसा ले लो। ठीक है बेटा, बैंक लोन वगैरह भी है इसके अंदर। ठीक है। तो पैसा कहाँ से लेना है। आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहीं से भी ले लो। नहीं बेटा, हमें देखना पड़ता है कॉस्ट और रिस्क। आपको पता है बोरोड फंड रिस्की होता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें टाइम टू टाइम। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया बेटा तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने आपको उधार दिया है वो आपके खिलाफ केस कर देंगे और आपकी कंपनी बंद करवा देंगे। यानी यहाँ पर आपके पास एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी आती है। ठीक है बेटा, यानी जो टाइम टू टाइम पे करनी है। ओनर फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ तो इनको दे दो, नहीं हुआ तो ये कोई भी शोर नहीं मचाएंगे। कोई भी केस आपकी कंपनी को बंद नहीं करवा सकता केस करके। राइट। तो यानी अगर बात की जाए कि दोनों में रिस्की कौन सा है, तो ये रिस्की है। बात आती है कॉस्ट की, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। बेटा जाहिर सी बात है, ये वाला आपको सस्ता मिलेगा। क्यों सस्ता मिलेगा भाई, ये वाला सस्ता मिलता है क्योंकि इसमें रिस्क आपको ज्यादा होता है। ठीक है, आपको सस्ता मिल जाएगा क्योंकि आपको रिस्क ज्यादा होता है, इसे टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और ये वाला आपको महंगा मिलता है। ठीक है। यहाँ पे कम रिस्क है, लेकिन ये क्या मिलता है आपको, महंगा मिलता है। तो हमें इवेल्युएट करना पड़ता है बेस्ट ऑप्शन। जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो चुन लो। अब वो बेस्ट ऑप्शन कैसे चुनेंगे बेटा, इस फाइनेंसिंग डिसीजन के कारण। यानी फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ये बताता है कि ओनर फंड और बोरोड फंड में से कौन सा बेस्ट है किसके लिए, मनी को प्रिक्योर करने के लिए। राइट। तो पहला डिसीजन तो ये हो गया। दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग डिसीजन। बेटा जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, आपको केवल इतना समझना है, इन्वेस्टमेंट दो चीजों में होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, मशीन खरीदनी बिल्डिंग खरीदनी है। और दूसरा होता है बेटा करंट एसेट्स में। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। पहला फिक्स्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा, करंट एसेट्स। अब बेटा जो फिक्स्ड एसेट्स होता है उसका अगर आप डिसीजन लोगे तो उसको बोला जाता है इस चैप्टर में कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नाम याद रखना, कैपिटल बजटिंग मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, डिसीजन ले रहे हो, लेकिन किसका ले रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स के केस में। अगर आपको पैसा कहाँ लगाना है, अगर ये डिसीजन ले रहे हो तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। और जो करंट वाला है इसके रिगार्डिंग डिसीजन लोगे तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। मैं पहले लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है बेटा। यानी फिक्स वाले में आपको ये देखना है कि मशीन खरीदनी है या बिल्डिंग खरीदनी है, यानी जहां पर ज्यादा, यानी फिक्स्ड एसेट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए जो डिसीजन लेते हो वो डिसीजन आता है इस कैटेगरी के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और जो आप करंट एसेट्स में जो आप पैसा लगाते हो कि भाई करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या आता है बेटा, वर्किंग कैपिटल हमारा डिसीजन आता है। राइट। अब देखो बेटा ये जो फिक्स वाला है ना, हमेशा ना ये जो फिक्स वाला आपको जहां आप फिक्स इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ऑलवेज ध्यान रखना, एक नंबर का पूछ सकता है, हमेशा ने यहाँ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को चुनना चाहिए। किसको, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी जो इसका पैसा वापसी करना है ना, मान लो आपने उधार लिया ये,
तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को चुनो, यानी लॉन्ग टर्म उधार ले लो ताकि लंबे समय में इसका पेमेंट हो, क्योंकि बेटा इसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। 1 साल 2 साल का तो यूटिलाइजेशन होगा नहीं, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को चुनने में फायदा रहता है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल वाला होता है, ये दोनों में से कोई भी चुन लो। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको मिल जाता है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म मिल जाता है तो ठीक है, ठीक है बेटा। तो यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म दोनों से चुना जा सकता है। ये जो करंट एसेट्स अगर आपको खरीदनी है तो कहीं से भी फाइनेंस करा लो, यानी जो पैसा अगर आपको उधार लेकर खरीदना है तो कहीं से भी ले लो, और ये वाला बेटा हमेशा लॉन्ग टर्म पे जाएगा, ठीक है। लास्ट रह गया बेटा हमारा क्या, डिविडेंड डिसीजन। अब इसको समझो, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ऐसे, ये है हमारा डिविडेंड डिसीजन, ठीक है बेटा। डिविडेंड डिसीजन में आपको क्या सोचना है, या तो बेटा कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी। अगर इफ जो आपकी कंपनी है हैज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कंपनी के पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, वो आगे बढ़ सकती है, और यह ऐसा होगा कंपनी के पास नहीं है, या लिख देता हूं नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो अगर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी को क्या करना चाहिए बेटा, कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, नो डिविडेंड, या कम डिविडेंड जिसे बोल सकते हैं, कोई डिविडेंड मत दो, नो डिविडेंड, या ऐसे बोल दो लेस डिविडेंड, ठीक है। कंपनी को लेस डिविडेंड देना चाहिए। और अगर बेटा कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या करना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, सही है। डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यही डिसीजन हमें लेना पड़ता है, देखना पड़ता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है पूरे फाइनेंस के अंदर, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 डिसीजन लेने, पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे को कहाँ लगाएंगे, और पैसा लगाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। तो चलिए अब नोट से देख लेते हैं इसको क्या है ये। तो चलो समझते हैं सबसे पहले फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंस मैनेजमेंट कंसर्न होता है ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, जैसा आपने मैंने आपको बताया। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है, ये आपका लिखा है ना ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब कि बेस्ट जो सोर्स है वहां से पैसे को आप लेंगे, वही होता है ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। और वही प्रोक्योरमेंट तो ऑप्टिमम हो गया, अब उसका इस्तेमाल जो करोगे आप वो भी आपका क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अच्छे से यूटिलाइज होना चाहिए। और कह रहा है अगर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट की बात करोगे कि ये जो आपको ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट होगा कैसे, उसके लिए आपको डिफरेंट जितने भी हमारे पास सोर्स है उसमें से चुनाव करना होगा, जैसा मैंने आपको बता दिया। चुनाव करते समय कॉस्ट और रिस्क को देख लो उसके साथ, जैसे कि आपको पता है डिवेंचर हमारा ज्यादा रिस्की होता है लेकिन सस्ता होता है, और ओनर फंड जो हमारे इक्विटी वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, कम रिस्की होते हैं लेकिन महंगे होते हैं, ठीक है। ये सब सोच के हमें करना है। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा, दूसरा कहता है रोल ऑफ फाइनेंस क्या है बेटा। रोल ऑफ फाइनेंस में बताता हूँ फाइनेंस क्या रोल करता है। सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि साइज एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स का साइज क्या होगा और कितनी फिक्स्ड एसेट्स रखनी है हमें हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये किससे पता लगता है, फाइनेंस मैनेजमेंट से। दूसरा करंट एसेट्स के बारे में बताता है कि भाई करंट एसेट्स कितनी रखनी है, उसका भी देखो ब्रेकअप भी बताता है कि कितना कैश रखना है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितना रिसीवेबल रखना है, ठीक है, डेटर वगैरह। बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। सॉरी, तीसरा पॉइंट क्या बेटा, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये हमें ये भी बताता है कि हमें कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है, यानी जिसका जो हम भुगतान करेंगे पैसे का रीपेमेंट करेंगे वो लॉन्ग टर्म में करेंगे या शॉर्ट टर्म में करेंगे, वो यही बताता है। फिर लिखा ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, का ब्रेकअप भी करता है कि कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। आगे लिखता है ऑल आइटम इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होते हैं ना, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन, ये भी इन्हीं डिसीजन पर डिपेंड करता है। क्यों बेटा, डेप जितनी आपके पास एसेट रहेगी उस हिसाब से तो डेप लगेगा ना, और एसेट का डिसीजन आपने कैसे लिया है, एसेट्स का डिसीजन आपने फाइनेंस मैनेजमेंट के थ्रू लिया है, तो डेप भी उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं, ये रोल है बिजनेस के अंदर किसका, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट का, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर बहुत छोटा है, बस केवल मेरी बात को आप सुन लोगे तो सारा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, जो हमारे शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर, इनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो देखो ये लिखा है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ विच रेफर्ड एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, जिसको क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर लिंक्ड होता है 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन, जो हम 3 डिसीजन लेते हैं ना, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पर लगाएंगे, और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे, डिविडेंड बांटेंगे या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे। ये तीनों डिसीजन के कारण ना हमारे जो शेयर, जो हमारी कंपनी का शेयर होता है, जो हमारी कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो डिसाइड करता है बेटा। अगर अच्छे डिसीजन लोगे तो आपकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ऊपर। आप सुनते हो ना कभी रिलायंस के शेयर बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, वो इन तीनों के डिसीजन अच्छे लेते हैं तो बढ़ जाते हैं, और बेकार लेते हैं तो उनको लॉस होता है, तो ये क्या होता है, उनका शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो वही बोल रहा है, ये लिंक्ड होता है, हमारा शेयर जो होता है वो लिंक्ड होता है इन तीनों डिसीजन से। तीनों डिसीजन क्या है बेटा, 3 ब्रॉड डिसीजन विच आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका। अब इन्हीं डिसीजन को वन बाय वन देखते हैं।
सबसे पहला जो हमारा डिसीजन है बेटा वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने आपको बताया था दो तरीके से लेते हैं, एक फिक्स्ड के लिए लेते हैं डिसीजन कि फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी, और एक लेते हैं हमारे करंट के लिए। करंट वाले को क्या बोलते हैं बेटा हम, वर्किंग कैपिटल वाला डिसीजन, और फिक्स वाले को क्या बोलते हैं बेटा हम, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो देखिए क्या लिखा है, द डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, कि भाई कौन सी एसेट्स खरीदनी है ताकि फर्म जो उसका फंड है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाए। कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो उसको कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं। इसमें ये इट इन्वॉल्व्स द कमिटिंग ऑफ फाइनेंस, इसमें कौन सा फाइनेंस यूज करना चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज करना चाहिए बेटा, ठीक है, जो जिसकी रिपेमेंट लंबे समय तक के लिए हो वो वाला फाइनेंस यूज करो। लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन आर कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश। इसके अंदर क्या देखा जाता है, कितना कैश रखना है अपने पास, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, कितने डेटर रखने हैं। दिस डिसीजन अफेक्ट बाय द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस, ये किसके कारण बेटा अफेक्ट होता है, जो डे टू डे वर्किंग होती है, और द अफेक्ट लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसके साथ बिजनेस की लिक्विडिटी यानी कि पैसा जो होता है, लिक्विडिटी मतलब है ना एक साल के अंदर कितना पैसा हो सकता है कैश में कन्वर्ट, ठीक है, वो लिक्विडिटी होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कितना पैसा बिजनेस कमा रहा है, ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका हो गया। अब ये बोलता है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बेटा अब ये क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग, ध्यान रखना। ऐसे पांच छह क्वेश्चन है बेटा पेपर में, कोई एक तो जरूरी जरूर आएगा पक्के से। फैक्ट पहले इसका मतलब समझ लो क्या होता है। बेटा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने किसी दुकान पे मोबाइल खरीदने जा रहे हो, तो जस्ट आप ये सोचो बिफोर बाइंग द मोबाइल, मोबाइल खरीदने से पहले आप दोस्तों से डिस्कस करते हो ना कौन सा मोबाइल अच्छा है यार, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये अच्छा है क्या, तो दोस्त आपके बताते हैं यार इसमें ये फीचर है, ये फीचर नहीं है। फिर आप उसको नेट पे ना उसकी रेटिंग भी पढ़ते हो, किसको ज्यादा रेटिंग है किसकी कम है, बात समझ में आ गई। फिर अपना बजट भी देखते हो, राइट। ये सब क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हो बेटा, आप अपना मोबाइल खरीदने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को ना इवेल्युएट कर रहे हो, कि यानी इन सारे फैक्टर्स पे देख लूं मैं उसके बाद अपना मोबाइल खरीदूं, ठीक है। तो वो भी तो आपके लिए क्या हो गया, ऐसे फैक्टर हो गए जिनकी वजह से आपका डिसीजन बदल रहा है। भाई टेक्नोलॉजी को देख के आपका डिसीजन बदल सकता है कि मैं ये वाला नहीं ये वाला फोन ले लूं। रेटिंग को देख के आपका डिसीजन बदल सकता है कि मैं ये वाला नहीं ये वाला फोन ले लूं। ऐसे ही बेटा जब मैं ना कैपिटल बस्टिंग यानी फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स में करूं चाहे मैं करंट में करूं, तो मुझे क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, यानी इन्वेस्टिंग डिसीजन करते समय, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाते समय मैं क्या सोचूंगा, जैसे मोबाइल खरीदते समय आप क्या सोच रहे थे, ऐसे ही ये खरीदते समय आप क्या सोचोगे, वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। जिसका भी आएगा हमें उसी के हिसाब से जवाब देना है। अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने होंगे जब मैं पैसा निवेश करने जाऊंगा। तो पहला फैक्टर कौन सा है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट में मान लो किसी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये देखना है कि भाई जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ वहां से मुझे कमाई कैसे होगी, यानी फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट हमें कितना कमा के देगा, वो होता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको भैया अपना देखो एक प्रोजेक्ट है जो ज्यादा कमा के दे रहा है एक कम दे रहा है, तो कौन से वाले को चुन लोगे, जो ज्यादा कमा के दे रहा है। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एक तो कमाई ज्यादा दे रहा है, दूसरा है रिटर्न का रेट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है आपके पास दो तीन प्रोजेक्ट के ऑप्शन है, जिसमें ज्यादा रेट आपको मिल रहा होगा वो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दोगे, तो आप ये भी देखोगे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, देखो बेटा मैं तो आपको बताऊं, जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना, अभी आगे और भी क्लासों में आप जाओगे तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की कई टेक्निक होती है जिसके बेसिस पे ना हम इवेल्युएट करते हैं अपने डिसीजन को। जैसे देखो मोबाइल वाले एग्जांपल से सुनो, कि आपने रेटिंग देखा तो रेटिंग से आप क्या कर रहे हो, रेटिंग को एक टेक्निक बना दिया आपने अपने डिसीजन को लेने के लिए कि मोबाइल खरीदना है कि नहीं खरीदना। ऐसे इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है जब हम देखने जाते हैं, कि भाई उस पर रिटर्न कितना है, कैश फ्लो कितना है, उसकी लाइफ कितनी है, कॉस्ट कितनी पड़ेगी, इन सब चीजों को देखकर हमने एक बेस्ट डिसीजन चुनाव कर लेते हैं, वही होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, राइट। तो ये तीन फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, यानी जब मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करने जाता हूं अपने बिजनेस के लिए, तो इन तीनों बातों को जरूर सोचूंगा। पहले देखूंगा कि उससे कितना कैश फ्लो आ रहा है, यानी वो कितना कमा के दे रहा है, ठीक है। दूसरा उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यानी वो प्रॉफिट कितना है, ये तो भाई टोटल कितना कमा के दे रहा है, ये उसकी वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब क्या है, मैं उसको देखूंगा उसका कैश फ्लो, उसकी लाइफ, उसकी कॉस्ट, सबको एक साथ टेक्निक्स जितनी होती है उन टेक्निक्स पे इवेल्युएट करके डिसीजन ले लूंगा, ठीक है बेटा। तो चलो फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। अगला टॉपिक आपका है क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था आपको ये सोचना है कि आप पैसा कैसे कहां से अरेंज करोगे। देखो बेटा आपके पास ओनर फंड होता है, आपके पास बोरोड फंड होता है। तो आपको ये देखना है कि कितना इक्विटी रखना है, कितना प्रेफरेंस रखना है आपको, ठीक है, कितना डिवेंचर रखना है, ठीक है। ये सारा डिसीजन हम किस में लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन में। यानी कहां से पैसा लेना है, इक्विटी से लेना है, प्रेफरेंस से लेना है या डेट से लेना है, राइट। देखो ये लिखा है इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज अमाउंट रेज्ड फ्रॉम ईच सोर्स। अ फर्म नीड्स टू हैव जुडिशियस मिक्स, यानी बेटा एक अच्छा, जुडिशियस का मतलब होता है कि यानी सोचकर एक अच्छा हमें मिक्स रखना चाहिए डेट का और किसका, इक्विटी का। सोचकर मतलब दिमाग लगाकर।
फाइनेंसिंग डिसीजन होता है विच में बी डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कि आपको पैसा कैसे रेस करना है। अब इसके भी फैक्टर अफेक्टिंग है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब बोलोगे देखो ऊपर वाले से मैं फिर रिलेट करता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग का क्या मतलब हो गया कि आप जा रहे हो पैसे को रेस करने, यानी पैसा लेने जा रहे हो। अब आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, तो पहले आप कौन कौन से फैक्टर को देखोगे ताकि एक अच्छे सोर्स का आप चुनाव कर पाओ। तो सबसे पहले देखोगे आप कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। आपको पता है डिवेंचर के लिए आपको ब्याज देना पड़ता है, और अगर इक्विटी शेयर से कंपनी पैसा लेती है तो उनको बदले में डिविडेंड देना पड़ता है। तो जो सस्ता पड़ेगा वही तो कंपनी काम करेगी, यानी जिसकी कॉस्ट कम होगी। तो ये लिखा है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स इज डिफरेंट। फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा प्रेफर करेगा कौन सा, जिसमें कॉस्ट क्या है, मिनिमम है। फिर रिस्क देखते हैं, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो भाई बोरोड फंड का इस्तेमाल कर लो, कम रिस्क लेना चाहते हो भाई तो आप कब इक्विटी से पैसा ले लो। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने ना अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि जब शेयर इशू होते हैं तो एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, फिर वो एप्लीकेशन मांगता है, फिर वो अलॉटमेंट मांगता है ना। तो बेटा वो कॉस्टली होता है, ये सब काम करने में पैसा खर्च होता है ना। बार बार उनको फोन करो, उनके घर लेटर भेजो कि आपको अलॉटमेंट मनी भेजनी है, आपको ये भेजनी है। तो हम देखते हैं कि जब हम पैसा रेस करते हैं तो इक्विटी से भी रेस कर सकते हैं, डिवेंचर से भी रेस कर सकते हैं। तो रेस करने में ना कुछ कॉस्ट आती है, तो वो देखना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा कॉस्ट आएगी भाई हम उसको थोड़ी रेस करेंगे, हम देखेंगे किसमें कम कॉस्ट आ रही है। तो वही हायर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है लेस अट्रैक्टिव सोर्स। अगर आपका पैसा ही ज्यादा खर्च हो जा रहा है, एड वेड इतनी दुनिया भर की करनी पड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छा सोर्स नहीं माना जाएगा अगर किसी चीज में ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अगला है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को अपनी पोजीशन देखनी पड़ती है कैश फ्लो वाली। देखो ऊपर जो हमने पढ़ा था वो कैश फ्लो प्रोजेक्ट का था, बच्चे गलती करते हैं कई बार। यहाँ कैश फ्लो देखो बेटा, यहाँ क्या लिखा है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो वो कितना कमा के आपको देगा, उसका कैश फ्लो कितना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैश फ्लो किसका है, पोजीशन किसकी, कंपनी का। ये कंपनी का कैश फ्लो है। क्यों बेटा, क्योंकि देखो बेटा अगर आप डिवेंचर से पैसा लोगे तो आपके पास ब्याज देने के पैसे होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी में लगातार पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लो अच्छा है, तो फिर डेट से आप सोर्स से पैसा ले सकते हो। अदरवाइज आप इक्विटी से लो। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे भैया सर कंपनी है तो कंपनी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पैसा तो होगा। कई बार बेटा ऐसा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आपने देखी है बेटा, कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्रॉफिट एकदम एट द एंड, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब पैसा रियलाइज होता है। क्यों, क्योंकि उनको शुरू में बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उनके पास ब्याज व्याज देने का पैसा नहीं होता। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसा कहाँ से उठाना चाहिए, उनको इक्विटी शेयर यानी जो ओनर फंड है वहां से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास अच्छा कैश फ्लो नहीं होता, राइट। तो ये सोचकर हमें डिसीजन लेना होता है। पांचवा क्या है पॉइंट बेटा, वैसे तो तीन चार ही पॉइंट पढ़ लेना आप। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको पता है कि जब डेट से पैसा लेते हो तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का नाम है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा बेटा। तो अगर आपको ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट रखनी है तो इंटरेस्ट डिवेंचर से पैसा ले लो, नहीं तो बेटा कहाँ से पैसा ले लो, इक्विटी से। कंट्रोल कंसिडरेशन बेटा, ये क्या होता है, कंपनी पे कंट्रोल। कंट्रोल किसका होता है, इक्विटी का। अगर इक्विटी वाले अपना कंट्रोल बराबर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा पैसा ना डिवेंचर से लेंगे, यानी बोरोड फंड से लेंगे। क्यों, अगर उन्होंने नए इक्विटी इशू कर दिए तो मालिकों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई इक्विटी मतलब मालिक ही तो होते हैं। तो अगर इक्विटी शेयर, सपोज करो एक कंपनी में 100 इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है, अब वो चाहते हैं पैसा लेने के लिए, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो अगर वो इक्विटी से पैसा उठाएंगे यानी इक्विटी शेयर इशू करेंगे, तो पहले 100 मालिक थे, अब तो ज्यादा हो जाएंगे ना मालिक, तो कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल कम हो जाएगा। ईच बंदे का कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मालिकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो भाई पैसा बोरोड फंड से ले लो, क्योंकि वो तो उधार वाले हैं, उनका कंपनी पे थोड़ी कोई रूलिंग होती है, उन्हें तो अपने ब्याज से मतलब है, राइट। तो कंट्रोल कंसिडरेशन देख लो। फिर सातवां है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में बेटा आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में ना कभी तेजी होती है कभी मंदी होती है, ठीक है। दो पीरियड होते हैं, एक जैसे आपने सुना होगा बुलिश मार्केट, और एक दूसरा सुना होगा आपने बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट का मतलब होता है जब मार्केट तेजी से बढ़ रही होती है, बेरिश का मतलब क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा क्या होता है, उसको भी देखा जाता है। आप पता है, सपोज करो आप सोच रहे हो कि आप इक्विटी से ना पैसा ले लो मार्केट में, लेकिन अगर मार्केट में बेरिश मार्केट चल रही है यानी मार्केट गिर रही है, तो आपको इक्विटी से पैसा मिलेगा ही नहीं। लोग इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते जब मार्केट गिर रही होती है, राइट। तो देखना पड़ेगा, मार्केट कंडीशन को देख के आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कहां से पैसा उठाए, ठीक। ठीक है बेटा, अगला आप तीसरा डिसीजन पे आ जाओ। तीसरा डिसीजन क्या है बेटा हमारा, डिविडेंड डिसीजन। इसमें आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, जो प्रॉफिट कमाया। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू डिसीजन रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग, यानी कितना डिविडेंड बांट देना है और कितना अपने पास रखना है, ये डिसीजन आपको लेना है। तो इसके भी कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है। मोबाइल वाले एग्जांपल से कनेक्ट करो। वो फैक्टर क्या है बेटा, पहला फैक्टर क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग। आप देखोगे ना अर्निंग कितनी है आपकी, अर्निंग के हिसाब से तो डिविडेंड डिसाइड होगा कि डिविडेंड देना है नहीं देना। आप कुछ कमाई नहीं रहे तो क्या दोगे बेटा, डिविडेंड, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। और चलो एक बार ना देखो, एक बात समझो बेटा,
सपोज करो आपने ना डिविडेंड पैसा कमाना शुरू कर लिया, लेकिन अगर आपकी अर्निंग कैसे है, किसी साल तो आप कमा रहे हो, किसी साल आप नहीं कमा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसीजन लेने में, डिविडेंड दें कि ना दें। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? मान लो एक साल तो आपने कमा लिया अच्छा और डिविडेंड बांट दिया, दूसरे साल आप कमा ही नहीं पाए तो डिविडेंड नहीं बांट पाए। एक बार अगर किसी को इनकम की आदत लग जाती है ना, आप शेयर होल्डर को एक बार डिविडेंड दे दो तो उन्हें आदत लग जाएगी, अगली बार अगर उन्हें नहीं मिलेगा ना तो एक बैड इंप्रेशन जाता है मार्केट के ऊपर, राइट, कि इस कंपनी की स्टेबिलिटी नहीं है कमाई की। तो ये डिसीजन भी लेना पड़ता है, अगर आपकी स्टेबिलिटी है तभी डिविडेंड देना शुरू करो, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो डिविडेंड मत दो जब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड आगे लंबे समय तक दे सकते हो, मान लो आपकी अर्निंग तो अच्छी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कंपनी को बताया 2-4 साल बाद हमें एक्सपेंड करना है, तो पैसे तो एक्सपेंशन में लग जाएंगे, तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो भाई डिविडेंड तभी देना शुरू करो जब आपको ये विश्वास हो कि लंबे समय तक आप उस डिविडेंड को पे कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पे करोगे तो फिर वही वाली बात है, मार्केट में इंप्रेशन खराब होता है। ठीक है, आगे लिखा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये तो मैंने आपको बताया था। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तब उसे डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? ग्रोथ में पैसा लगाना चाहिए, राइट। और अगर नहीं है कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो वो डिविडेंड बांट दे। अगला क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। भाई कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन भी ये बात डिसाइड करती है। अगर कैश फ्लो यानी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला, कि अगर आपके पास अच्छा कैश है तभी तो डिविडेंड दोगे आप। अगर आपके पास कैश फ्लो ही बेकार है तो डिविडेंड वाली पॉलिसी पे मतलब डिविडेंड को नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कैश फ्लो ही अच्छा नहीं है। आप पता लगे अनाउंस कर दो और उस समय पैसे ही ना हो जब पेमेंट करनी हो। तो ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, दो चार और है, वैसे तो सारे पढ़ने नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। टैक्सेशन पॉलिसी बेटा, अगर हाई टैक्स रेट है तो आपको पता है कि ना डिविडेंड कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स चला जाता है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा रही है, देखो लिखा है इफ टैक्स रेट इज हायर कंपनी प्रिफर टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और अगर टैक्स रेट लो है तो कंपनी क्या करती है? ज्यादा डिविडेंड देती है। फिर कई बार शेयर होल्डर का प्रेफरेंस भी देख लिया जाता है, भाई शेयर होल्डर क्या चाहते हैं उनसे पूछ लो, उसके हिसाब से डिसीजन ले लो। फिर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, जैसा मैंने बताया कि भाई स्टॉक मार्केट का क्या रिएक्शन है, डिविडेंड देने से क्या होता है कई बार कि आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी ऑन द इक्विटी शेयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड बाय द मैनेजमेंट व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। आपको देखना है कि भाई डिविडेंड देने से क्या होगा। अगर डिविडेंड देंगे मार्केट शेयर बढ़ेगा तो दे दो डिविडेंड। ठीक है, और अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और बाहर सबको पता है कि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और आप डिविडेंड बांट रहे हो, तो फिर आपका मार्केट शेयर गिर जाएगा, लगेगा कि यार इन्होंने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। तो ये सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं बेटा डिविडेंड बांटने से पहले कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना। राइट, वैसे तो बहुत सारे हैं, बस इतना ही पढ़ लो, उतना बहुत है। अब आ जाओ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। वो क्या होता है बेटा? कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले आप एस्टिमेट लगाते हो कि हमें कितने पैसे चाहिए, राइट नाउ कितने पैसे की जरूरत है। स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, जिसके अंदर फिर बोला जाता है यार कहाँ से पैसा लेंगे, वही इक्विटी से लेंगे या डिवेंचर से लेंगे। ठीक है, ऑप्टिमम मैनर में। इट इज एसेंशियली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। ठीक है, एक प्रकार से ना बेटा ये ब्लूप्रिंट तैयार होता है फ्यूचर का, कि अगर फ्यूचर में हमें मान लो इतना पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, इक्विटी से आएगा या फिर वो डिवेंचर से आएगा, ये सारा डिसीजन फाइनेंशियल प्लानिंग में लिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? पहला ऑब्जेक्टिव है कि एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी जब जरूरत हो तब आपके पास फंड हो। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। और दूसरा है टू सी द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली। और बेटा पहले से पैसे की प्लानिंग करके रखोगे ना तो क्या होगा? अननेसेसरी फंड को रेज नहीं करोगे, मतलब जरूरत है नहीं फिर भी आपने इक्विटी इशू कर दी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लान कर रखा है पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, राइट। अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, देखो बहुत सारे फायदे बेटा। हम लोग अपने घर में भी तो बजट बनाते हैं कि कितना पैसा राशन पे जाएगा, कितना पैसा एजुकेशन पे जाएगा, पहले से बजट बना के रखो तो पूरा महीना स्मूथली चल जाता है। लेकिन कई फैमिली क्या होती है, कई फैमिली बजट नहीं बनाती, पैसा आता है वो खर्च कर देते हैं, 10 तारीख तक तो उनके पास पैसा रहता है, 11 तारीख से वो फैमिली मेंबर उधार मांगना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बजट नहीं बनाया। तो देखो कितना बड़ा फायदा है अगर आप पहले से प्लानिंग करके चलोगे। क्या फायदा बेटा? कंपनी के लिए क्या फायदा वो देख लेते हैं। पहला, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फेस द फ्यूचर। अगर बेटा फाइनेंस को पहले से आपने प्लान कर लिया है तो फ्यूचर में होने वाली उतार चढ़ाव है उनको आप आसानी से फेस कर लोगे। वही लिखा है हेल्प इन अवॉइडिंग द शॉक्स एंड सरप्राइज। क्या होता है जब प्लानिंग आप करके चलते हो ना तो आप ये भी चीजें कंसिडर करके चलते हो कि अगर ऐसी स्थिति हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट में रिसेशन आ गया यानी मंदी आ गई तो हम क्या करेंगे। तो शॉक्स और सरप्राइज के लिए आप पहले से तैयार रहते हो। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, बेटा पैसे पहले से अगर आप प्लान करके चलो पैसे का तो सारे फंक्शन में आप कोऑर्डिनेशन ला सकते हो। यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, अगर बेटा प्लानिंग कर रखी है तो पैसे का सही इस्तेमाल करोगे। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, इसके कारण क्या होता है आप प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर देते हो कि फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे, ये सब चीजें। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन, बेटा इनमें बेटा क्या होता है? लिंक होता है। कैसे? मैंने आपको बताया ना कि अगर आप किसी भी जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हो और लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा लगा रहे हो तो आपको क्या बोला गया था? इसके लिए फाइनेंसिंग का कौन सा सोर्स लेना चाहिए? लॉन्ग टर्म सोर्स लेना चाहिए। जो क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स? इक्विटी हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है या बैंक लोन हो सकता है, राइट।
कह रहा फाइनेंस प्लानिंग से वेस्ट रिड्यूस होता है बेटा। कहीं भी प्लानिंग करके काम करोगे तो टाइम आपका बचेगा और दूसरा कॉस्ट कम होगी, यानी वेस्ट कम होगे तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम हो जाता है, आपको एक ही काम बार बार नहीं करते क्योंकि पहले से ही प्लान कर रखा है और गैप्स इन प्लानिंग नहीं रहता। ठीक है। इट मेक्स द इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अगर आपने पहले से कोई प्लान बना रखा है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकते हो बेटा, इवेल्युएट कर सकते हो। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज के दिन आप 4 चैप्टर खत्म कर दोगे, ठीक है, प्लान बना लिया, पूरा दिन बीत गया, फिर आप बाद में ना रात के एंड में जब टाइम खत्म होगा आपका कि जिसके बीच में आपको 4 चैप्टर रिवाइज करने थे, जब खत्म होगा तो आप ये देख पाओगे कि आपने 4 चैप्टर रिवाइज किए। वो कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि आपने पहले प्लानिंग की थी ना 4 चैप्टर की। पहले कोई प्लानिंग ही नहीं करते तो आप फिर कंपेयर किससे करोगे, राइट। तो वो फायदा यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें कितना इक्विटी रखना है, कितना प्रेफरेंस रखना है, कितना डिवेंचर रखना है। ठीक है, वही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, राइट। ये लिखा भी हुआ है, रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। अगला ट्रेडिंग एंड इक्विटी बेटा, इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है, एक अलग से 3-4 नंबर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। ये क्या मतलब होता है, कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। सही कह रहे हो बेटा। इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। यानी ये कह रहा है कि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप डिवेंचर को इंट्रोड्यूस कराओ और डिवेंचर को इंट्रोड्यूस करा के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके प्रॉफिट को बढ़ा दो। कैसे पता लगता है इक्विटी का प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा, जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, अगर वो बढ़ रहा है तो इक्विटी का प्रॉफिट बढ़ रहा है बेटा, राइट। बात समझ में आ गई। कह रहा है इट इज़ पॉसिबली, ये पॉसिबल कब है बेटा, इट इज़ पॉसिबल, सॉरी, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द ROI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। बात समझ में आ गई बेटा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है बेटा कि बेटा हम ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर उसको हम इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, डेट को इंट्रोड्यूस करा के, कर्जे को इंट्रोड्यूस करा के। ठीक है बेटा। ऐसा कब हो सकता है, इसकी एक कंडीशन है, जब वो कंडीशन पूरी होगी तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट आप ले सकते हो बेटा, अदरवाइज ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका दूसरा नाम फाइनेंशियल लिवरेज भी है। वो कंडीशन क्या है बेटा, जो आपकी ROI है, सही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप कितना कमा रहे हो। ठीक है बेटा, ये जिसको हम EBIT बोलते हैं रुपीज़ की टर्म्स में और परसेंटेज के टर्म्स में ROI बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ROI अगर ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, कौन सा इंटरेस्ट रेट, जो आप डेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हो उस पर जो ब्याज की पेमेंट करोगे उससे, अगर ऐसी कंडीशन है तो बेटा हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, यानी कि ये बेनिफिट ले सकते हैं। क्या बेनिफिट है बेटा, डेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, वही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ठीक है बेटा। चलो ये टॉपिक हमारा हो गया, छोटा सा था। अगला टॉपिक देखो बेटा, हाँ ये मैंने बताया था फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा 3-4 मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लेना बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना इक्विटी कितना डेट रखना है, इसका जब डिसीजन लेना है तो कौन सी बातों को सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने मोबाइल वाला एग्जाम्पल दिया था, उसको यहाँ से रिलेट करना है बेटा। ठीक है। तो चलो जरा देखो जरा कौन कौन सा पॉइंट है इसके अंदर। बेटा पहला पॉइंट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है बेटा। कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है बेटा, कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, देखो बेटा जब इन्वेस्टिंग डिसीजन हम करते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर हम देखते हैं पैसा जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ उस प्रोजेक्ट से कितना कैश फ्लो मिलेगा। ठीक है, राइट। बात समझ में आ गई। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कैश फ्लो पोजीशन, तो यहाँ कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन की बात हो रही है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ कि अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तब तो डिवेंचर से पैसा लेना फायदेमंद होता है, यानी डिवेंचर को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखना अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि टाइमली आप उसके इंटरेस्ट को पे कर पाओगे। ठीक है। और डिवेंचर से ही पैसा क्यों लेना होता है बेटा, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी से पैसा लेना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है बेटा, एक नंबर में निकालने के लिए भी आ सकता है बेटा, इसे शॉर्ट में हम ICR बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, EBIT, ठीक है बेटा, अपॉन में इंटरेस्ट। यानी EBIT क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है बेटा EBIT जो आपने अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगाकर कमाया है। ठीक है बेटा। और इस प्रॉफिट के अंदर से अभी इंटरेस्ट को लेस नहीं किया गया है, इंटरेस्ट सारे खर्चे लेस कर दो और इंटरेस्ट और टैक्स को लेस करने से पहले देखो EBIT कितनी है और उसे इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या पता लगेगा बेटा, इंटरेस्ट पे करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज करो आपका EBIT 1 लाख आया, ठीक है, बस इसे मान के चलो, और आपको इंटरेस्ट देना है 10,000। ठीक है, हमेशा भाई EBIT से तो कम ही इंटरेस्ट दोगे ना, जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा ब्याज थोड़ी दे रहे होगे। तो मैंने एग्जांपल ले लिया 10,000, तो कितना आंसर आता है 10 टाइम्स। इसका मतलब ये है बेटा कि आपके पास अपना इंटरेस्ट देने के लिए, पेमेंट करने के लिए 10 गुना ज़्यादा पैसा है। ठीक है बेटा। एक लाख में आप 10,000 की 10 बार पेमेंट कर सकते हैं। ये हायर द बेटर माना जाता है, यानी जितना ज़्यादा होता है उतना क्या माना जाएगा बेटा, अच्छा माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, इससे पता लगेगा कि कंपनी की इंटरेस्ट पे करने की क्षमता अच्छी है। तो अगर किसी का ICR ज़्यादा है
तो उसको डिबेंचर से पैसे ले लेने चाहिए, वो आराम से अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता है। ऐसे ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में टोटल डेट। इसी में ये भी हायर द बेटर अच्छा होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। एक नंबर में सवाल आ सकता है, तो आप लिख देना जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? देखो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नीचे हमारा क्या है बेटा, टोटल डेट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा बेटा उतना ही तो अच्छा होगा, हम डेट को रिकवर, जो हमारी डेट है उसको हम पे कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। अगला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, इसमें डिसीजन हम कब लेते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि अगर आरओआई आपका ज़्यादा है, ठीक है, किससे? इंटरेस्ट रेट से, जो आप ब्याज पे करोगे उधार लेकर, अगर उससे आपका आरओआई ज़्यादा है तो हमेशा पैसा कहाँ से लेना चाहिए? डिबेंचर से लेना चाहिए बेटा, यानी कि बोरोड फंड से लेना चाहिए। इससे ईपीएस बढ़ता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होता है, राइट। अगला देख लेते हैं बेटा। अगला है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट वही इंटरेस्ट रेट देख लो, और इक्विटी को जो आप डिविडेंड दे रहे हो वो देख लो। फिर टैक्स रेट देख लो। आपको मैंने बताया था बेटा, जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, राइट। इक्विटी पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता जब उनको डिविडेंड पे करते हैं। तो फिर अगर आपको भाई ज़्यादा टैक्स रेट मार्केट में चल रहा है तो आप भाई डिवेंचर से पैसे ले लो, अदरवाइज इक्विटी से पैसे ले लो, ठीक है। बाकी पढ़ लेना बेटा, सिंपल है, मैंने आपको 6 पॉइंट पढ़ा दिए। अगला देखो बेटा। अगला है फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो होते हैं, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। तो इनके अलग अलग से टॉपिक बना दिए, पेपर में पूछ सकता है कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन लेते हैं, और आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब मैं वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग डिसीजन लेता हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो पैसा करंट एसेट्स में फंसा होता है, जैसे स्टॉक में, कैश में या डेटर में, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? जो मशीन में फंसा होता है, बिल्डिंग में फंसा होता है, ठीक है बेटा, जो बड़ी फिक्स्ड एसेट्स में आपका पैसा लगा होता है, तो बेटा वो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। जब मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल खरीदनी है, कितनी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, तो बेटा उसके लिए मैं कौन कौन सी बातें पहले सोचूंगा, वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाने से पहले क्या सोचना चाहिए किसी भी पर्सन को, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। पहले ऊपर देखो क्या लिखा है, रेफर्स टू द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स विश टू बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स में जब हम पैसा लगाते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे लंबे समय के लिए हमारे साथ रहती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोचना समझना चाहिए बेटा, क्योंकि एक बार पैसा लग गया तो फिर वो पैसा डूबा हुआ मान लो, अगर आपका डिसीजन गलत हो गया तो, ठीक है बेटा। और फिक्स्ड एसेट्स के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो हमारी करंट एसेट्स होती है उसके लिए चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल जाए या शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिल जाए, राइट। तो ये लिखा हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीजन। क्यों बेटा, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन? पेपर में आ सकता है कि इसके इंपॉर्टेंस बता दो। तो पहला, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इफेक्ट होती है इससे बेटा, क्योंकि लंबे समय के लिए तो आपने खरीद लिया, आप चेंज नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, इतना सारा पैसा आपका चला जाता है इसके अंदर, और रिस्क इन्वॉल्व होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि रिस्क होता है, आपने एक बार खरीद लिया तो फिर तो भाई रिस्क की स्टांस होगी। अब अगर फायदा हुआ तो ठीक, नहीं तो भाई बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा, इरिवर्सिबल डिसीजन, इस डिसीजन को बदला नहीं जा सकता, एक बार मशीन आ गई अब उसे आप वापस नहीं कर सकते, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसीजन। पेपर में पूछेगा फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बेटा इन फैक्टर की वजह से है। अब बताओ कौन से फैक्टर हैं जो इसके डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जब मैं पैसा लगाने जाऊंगा तो कौन सी बातें सोचूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। क्या होता है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको फिक्स्ड एसेट ज़्यादा चाहिए होती है, तो फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसे लगाओगे। और अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो कम। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े पैमाने पे काम करोगे, ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, छोटे पे छोटी लगेगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, बेटा लेबर टेक्निक अगर आप लगा रहे हो तो कम फिक्स कैपिटल लगती है, और अगर आप कैपिटल वाली टेक्निक लगा रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव, तो ज़्यादा लगेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी नई आ गई, अपग्रेड करनी है तो ज़्यादा लगेगी, नहीं तो कम लगेगी। देखो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपके पास ग्रोथ की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कम पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बेचना चाहते हो, कुछ चेंज करके और प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो ज़्यादा लगेगी कैपिटल, नहीं तो कम लगेगी। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, कौन सा अल्टरनेटिव ज़्यादा अवेलेबल है ये भी तो देखना पड़ता है, ठीक है बेटा। अगर आपके पास ऐसे अल्टरनेटिव है कि आपको आसानी से लोन मिल जाता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा फिक्स कैपिटल ले लोगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो चलो ये सब पॉइंट से मैंने बता दिया, 4-5 याद कर लेना बस। अगला वर्किंग कैपिटल है, जो आपके करंट एसेट्स में पैसा रहता है। कह रहा है ये रेफर्स करता है अमाउंट विच इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑन डेली एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, ठीक है बेटा। तो इसका कितनी वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, इसका डिसीजन लेते समय आपको कौन से फैक्टर देखने हैं बेटा, वो बातें यहाँ पर लिखी गई है। पहला क्या लिखा हुआ है बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस। आप देखो ना, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, क्यों? क्योंकि ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ज़्यादा इन्वेंट्री आपको चाहिए होगी, ठीक है, ज़्यादा कैश अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर काम करोगे तो बेटा उधार बेचना पड़ेगा और आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, नहीं तो कम। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन क्या होता है बेटा, कभी मार्केट में क्या हो जाता है, बूम आ जाता है तो ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ जाती है एकदम, तो ज़्यादा पैसे होने चाहिए ना उस समय एट ए टाइम आपके पास, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, और अगर बूम नहीं आ रखा है तो कम लगेगी। सीजनल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं बेटा, ठंडी गर्मी आपको बताइए, जैसे सीजन आता है ठंडी में ठंडे जो गर्म कपड़े होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से सीजन में, कुछ सीजन में किसी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और किसी भी और दूसरी चीज़ के लिए कम की जरूरत पड़ती है। अगला प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है आपका माल, कच्चा माल खरीदने से लेकर उसको, मतलब उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट
कर दो और कन्वर्ट करने के बाद बेच दो, बेचने के बाद जो पैसा रिकवर कर लो वो कर लो। तो देखो जरा कि आपने रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर और पैसे के रिकवरी के बीच का पीरियड कितना है। बेटा अगर वो पीरियड बड़ा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपका लंबे समय तक फंसा रहेगा। और अगर वो पीरियड शॉर्ट है तो कम की जरूरत पड़ेगी। अब अगला लिखा हुआ है क्रेडिट अलाउड। ठीक है बेटा, आप कितना क्रेडिट देते हैं अपने डेटर्स को। अगर आपने उसको क्रेडिट 2 दिन का दे रखा है तो 2 दिन में पैसा मिल जाएगा ना, तो इसका मतलब आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उन्हें महीने, 2 महीने, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो इतने महीने ही आपका पैसा फंसा रहेगा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब होता है आपका क्रेडिटर आपको कितना टाइम दे रहा है। ठीक है बेटा, आपका क्रेडिटर कितना टाइम आपको दे रहा है। अगर आपका क्रेडिटर आपको टाइम दे रहा है तो आपने उसका पैसा अपने पास फंसा लिया, इससे आपका बेनिफिट होगा, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है अपने क्रेडिटर से तो। ठीक है बेटा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप कितने समय में अगर आप जल्दी काम कर ले तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको कम ऑपरेटिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हो गए, इन्हें पढ़ लेना 4-5। ठीक है, पेपर में आ सकता है कोई भी। बेटा हमारे टॉपिक खत्म होते हैं, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, जिसमें मैंने एक केस स्टडी ली है और 5-6 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो पेपर में आ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछे जाने के चांस है। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का जब हम बारे में डिसीजन लेते हैं तो क्या क्या सोचते हैं। कॉस्ट के बारे में सोचते नहीं सोचते, सोचते हैं बेटा, जो सस्ता होगा वो वाला रखेंगे। कैश फ्लो सोचते नहीं सोचते, भाई ब्याज टाइम से देना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सोचते हैं ना कि अगर हम डिवेंचर से पैसा ले लेंगे तो उसका ब्याज भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। तो लास्ट कौन सा रह गया, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये नहीं सोचा जाता बेटा, ये तो डिविडेंड डिसीजन का पार्ट है हमारा। राइट, बात समझ में आ गई। चलिए अगला टॉपिक देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कहता है टेम्पटेशन इज अ फूड जॉइंट इन इंपीरियल मॉल इन बंगलुरु। बेटा बंगलुरु के अंदर एक हमारा फूड जॉइंट है जो कि भाई खाने पीने का सामान बेचता है। इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट एंड वर्किंग पीपल। भाई जो वर्किंग पीपल है और जो स्टूडेंट है उनके बीच में बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हेल्दी खाना देता है। ठीक है, लाइक पनीर रैप, चिकपीस सैलेड एंड ग्रिल सैंडविच। ठीक है, एटसेट्रा। इट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू ओपन 2 न्यू ब्रांचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द बंगलुरु। अभी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है और 2 नई दुकानें और खोलना चाहता है। विच फाइनेंशियल डिसीजन हैज़ बीन डिस्कस। यार कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है यार, सब बता देंगे। इन्वेस्टिंग है सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है वो। तो भाई इन्वेस्टिंग में भी कौन सा है, एक लॉन्ग टर्म होता है एक शॉर्ट टर्म, एक तो करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। भाई ये तो नई नई दुकान खोलने की बात कर रहा है, यानी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, तो ये आंसर सही है आपका। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको कहता है एबीसी लिमिटेड है डेट इक्विटी रेशियो 3:1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि अगर 100 करोड़ की कैपिटल है तो उसमें 75,000 डेट है और 25% क्या हमारा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी डेट 3 गुना है इक्विटी से, यानी ज़्यादा कर्जा है। उधर दूसरी एक कंपनी और है XYZ, जिसका है 1:1। इसका मतलब जितना डेट उतनी इक्विटी। कह रहा बताओ एबीसी लिमिटेड को कोई फ़ायदा होगा XYZ की तुलना में व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ इन्वेस्ट। बताया था ना बेटा, ROI जो हमारा है वो ज़्यादा है किससे, इंटरेस्ट से। तो क्या इसको कोई फ़ायदा होगा। हाँ, ट्रेडिंग और इक्विटी का फ़ायदा होता है बेटा, फाइनेंशियल लिवरेज जिसे कहते हैं। तो क्या होगा, ट्रेडिंग और इक्विटी है लिखा हुआ है पहले से, यही फ़ायदा हो जाएगा। पता था ना, ट्रेडिंग और इक्विटी का फ़ायदा कब ले सकते हैं, जब आपका ROI ज़्यादा हो। ठीक है बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ ROI जब आपका ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो बेटा ROI, इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहा है कंपनी वांट्स टू स्टैब्लिश न्यू यूनिट इन विच मशीनरी वर्थ ₹50 लाख इन्वॉल्व। बेटा एक कंपनी है जो नई यूनिट लगाना चाहती है, उसमें 50 लाख रुपए लगेंगे। कह रहा है इस डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ये दे दी कि आप मशीन में अगर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। दूसरी लाइन कहता है वर्किंग कैपिटल जो डिसीजन होता है उसके अंदर हम क्या आता है, उसके अंदर एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स आता है। यानी वर्किंग कैपिटल में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। वर्किंग कैपिटल में तो हम शॉर्ट टर्म एसेट्स के बारे में सोचते हैं, यानी करंट एसेट्स के बारे में सोचते हैं। तो बेटा पहली तो सही है, दूसरी गलत है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड भाई यही मिल गया। पहली तो करेक्ट थी और दूसरी गलत थी, तो ये ऑप्शन बेटर है हमारे लिए। ठीक है बेटा, पांचवा क्वेश्चन देखो। कह रहा द साइज ऑफ द एसेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन। कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन बेटा, जिसके अंदर हम साइज ऑफ द एसेट्स आ गया, तो पहली बात तो इन्वेस्टिंग डिसीजन आपका आ ही गया। ठीक है, एसेट्स वगैरह को देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस मिलकर आ गया। तो इन्वेस्टिंग के अंदर कौन सा बेटा, कैपिटल बस्टिंग वाला लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात, यानी फिक्स्ड एसेट्स की बात हो रही है बेटा, है ना। फिक्स्ड एसेट्स में देखते हैं हम ये कि कॉम्पिटिटिवनेस कितना है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से मशीन रखनी है, क्या रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है। राइट, तो चलो इसका आंसर ये लिख देना। क्या लिख देना, इन्वेस्टिंग डिसीजन में कौन सा, कैपिटल बस्टिंग वाला। चलिए बेटा ये हो गया आपका। 6 क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है VXL लिमिटेड इस कंपनी डीलिंग इन डेयरी प्रोडक्ट। भाई VXL एक कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट बेचती है, मक्खन वक्खन बेचती होगी। इट प्रोक्योर्स दीज प्रोडक्ट फ्रॉम राजस्थान। कहाँ से लाती है बेटा, दूध दही है राजस्थान से लेती है और उनको दिल्ली के वेरियस पार्ट में बेचती है। एक महीने 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले की बात है, एक मैरिको लिमिटेड है जो हरियाणा की कंपनी है, वो एंटर कर जाती है दिल्ली मार्केट के अंदर और वो सेम प्रोडक्ट बेचने लग जाती है। कह रहा है स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एंट्री ऑफ हरियाणा बेस्ड मैरिको लिमिटेड ऑन
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ वीएक्सएल लिमिटेड। बताओ वीएक्सएल लिमिटेड की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो हरियाणा वाली कंपनी यहाँ गई तो। बेटा देखो आ तो चुकी है वो हरियाणा वाला कंपनी, आपको पता है कंपटीशन बढ़ता है अगर, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कह रहा है नेम द फैक्टर, तो लिख देना कॉम्पिटिटिव लेवल। क्या लिख दोगे बेटा, वो फैक्टर कौन सा है, कॉम्पिटिशन लेवल लिख देना कि कॉम्पिटिशन लेवल की वजह से वर्किंग कैपिटल ज़्यादा जरूरत पड़ रही है ना, तो क्या लिखना है बेटा, कॉम्पिटिशन लेवल यहाँ लिख दो, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, हाई हो रहा है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलो ये भी हो गया हमारा। अगला क्या कहता है, जियो मोटर्स। कह रहा है जियो मोटर्स इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन। सोफिस्टिकेटेड मतलब जिसमें हाई टेक्निक वाली क्रेन बनाते हैं बेटा। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने बात करी किससे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, जिसका नाम है आशीष आशीष जैन। दैट वन ऑफ द मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोफिस्टिकेटेड क्रेन। कह रहा हमारी एक मशीन है जिससे हम क्रेन बनाते हैं ना, उसको बनाने की एक मशीन हमारे पास, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा टू कॉम्पीट इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो ऐसा करने के लिए हमें मशीन को रिप्लेस करना है। एज अदर कॉम्पिटिटर वर यूजिंग द ऑटोमेटिक मशीन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो कह रहा है बाकी कॉम्पिटिटर हमारे जो है वो क्या काम कर रहे हैं बेटा, वो ना ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहे हैं, हमें भी यूज़ करनी चाहिए। कह रहा आफ्टर अ डिटेल एनालिसिस इट वॉज डिसाइडेड टू परचेज अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने बोला चलो भाई नई मशीन ले लेते हैं। इट वॉज ऑल्सो डिसाइड टू फाइनेंस दिस मशीन थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से इसको हम खरीदेंगे। Ashish Jain compared various machine and decided to invest in the machine which would yield maximum return to its investor। उन्होंने बहुत सारी मशीन को देखा और उसमें से बेस्ट वाली को चुन लिया। कह रहा आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द आशीष जैन। कौन सा डिसीजन है बेटा, इन्वेस्टिंग डिसीजन तो ले रहा है ये। तो उसमें भी कौन सा, कैपिटल बस्टिंग वाला, ठीक है बेटा, क्योंकि मशीन खरीदने की सोच रहा है। कह रहा है कोई तीन फैक्टर और बता दो, जो डिसीजन ऊपर ले रहा है कौन सा ले रहा है बेटा, इन्वेस्टिंग ले रहा है, तो उसके तीन और बता दो। क्या बता दोगे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बता दो, टैक्स रेट बता दो बेटा, कॉस्ट बता दो बेटा। तीन बहुत सारे तो पढ़े हमने, उनमें से कोई तीन और बता देना, ठीक है बेटा। चलो ये भी खत्म हो गया। केस है बेटा हमारा, ठीक है। इस वाले केस को देख लेते हैं अब क्या है। ये केस स्टडी पेपर में के अंदर आई थी, ये लास्ट है हमारा, फिर ये चैप्टर खत्म होता है। क्या कहता है, मिस्टर बोस इज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं मिस्टर बोस, द ओनर ऑफ आरके सीमेंट लिमिटेड, इनकी कंपनी का नाम है। मिस्टर बोस डिसाइड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग स्टील फैक्ट्री। वो एक स्टील फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, ठीक है। इसमें दिस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 60 करोड़, जिसके लिए उन्हें 60 करोड़ रुपए चाहिए। टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड हिज फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर टी घोष। वो मिस्टर टी घोष को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई बताओ जरा, मुझे 60 करोड़ रुपए चाहिए, मैं क्या करूं। तो जो उनको एडवाइस करते हैं अबाउट जुडिशियस मिक्स ऑफ द इक्विटी, यानी जुडिशियस मैंने क्या बताया था बेटा, जो बेस्ट हो कंपनी के लिए, वो बोलते हैं। वो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटा, वो कि 60% इक्विटी से पैसा ले लो, 60% डेट से ले लो। अच्छा, फिर बोलते हैं कि एम्प्लॉय मोर मोर ऑफ चीपर डेट में एनहेंस द ईपीएस। वो कह रहे हैं अगर सस्ता डेट आपको मिल जाएगा तो आपका ईपीएस बढ़ेगा। बेटा याद है ट्रेडिंग और इक्विटी कॉन्सेप्ट जो भी समझाया था मैंने, कि सस्ता डेट मिलने से क्या होता है, अगर आपका आरओआई ज्यादा है और आपका जो इंटरेस्ट है डेट के ऊपर वो कम है, तो जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसको फायदा होता है, उसका ईपीएस बढ़ता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है। मिस्टर घोष ऑल्सो सजेस्ट हिम टू टेक द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लो। वो क्या कहते हैं बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लो, वो उसे एडवाइस कर रहे हैं क्योंकि वहां पर उसकी कॉस्ट कम आ रही है। बेटा ये भी बता रहे हैं कि दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या रहना चाहिए। दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। कह रहा है कि देखो उधार पैसा लेने से फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ता है, बट विल रेज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न बढ़ता है। He also appraised him that the issue of debt will not dilute the control of the equity shareholder। एक ये फायदा भी बता रहा है। कह रहा है कि देखो बेट, अगर आप ना बोरोड फंड से पैसा लोगे तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर का जो राइट है, जो उसका कंट्रोल है, वो डाइल्यूट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इक्विटी से पैसा ले लोगे तो बेटा क्या होगा, अगर ज्यादा पैसा इक्विटी से ले लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, तो राइट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके राइट्स डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी राइट्स बढ़ जाएंगे। तो वो भी फायदा बता रहा है उधार से पैसा लेने से, यानी डेट से पैसा लेने से। एट द सेम टाइम वो कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। आपको पता है कि ब्याज पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ये भी फायदा बताया उन्होंने, ठीक है बेटा। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन विद मिस्टर घोष, मिस्टर बोस डिसाइड टू रेज द फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चलो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे, यानी बोरोड फंड से लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। कैन आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट एडवाइस किया मिस्टर घोष ने इन द अबव सिचुएशन। अब देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल। बेटा कौन सा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। वही तो बात करिए, 60% ये रख लो डेट हमारा, 40% इक्विटी रख लो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में तो होता है, तो ये एडवाइस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, पेपर में ऐसी आएगी बेटा, केस स्टडी। इन द अबव केस मिस्टर घोष सजेस्टेड टू रेज मोर फंड फ्रॉम द डेट, हायर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन। अगर ज्यादा मतलब डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ज्यादा से ज्यादा डेट से पैसा लो आप, तो क्या फायदा होगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क रो रहेगा, आपका हाई रहेगा ऑपरेटिंग रिस्क, आपका फाइनेंशियल जो रिस्क होगा वो हाई रहेगा,
और हाई अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट। बेटा ये देखो, इसमें ये वाली बात है कि अगर ज्यादा से ज्यादा डेट रहेगा आपका, सीधा केवल डेट की बात कर रहा है ऊपर, और कोई फायदा वायदा नहीं बोला कि इक्विटी को फायदा होगा। उसने क्या बोला, केवल उन्होंने बोला डेट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। बेटा ये रिस्क ऊपर लिखा था ना पैसेज में, कि उन्होंने कहा था रिस्क तो ज्यादा है लेकिन इससे फायदा भी होगा। अगला देख लो बेटा, तीसरा कहता है मिस्टर घोष हु एडवाइज हिम अबाउट द जुडिशियस मिक्स ऑफ द इक्विटी 40%, डेट 60%, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड। बेटा ये जो डेट का प्रोपोर्शन है ओवरऑल कैपिटल में, क्या कहलाता है बेटा, ये वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल लीवरेज, टोटल एसेट्स और नन ऑफ द अबव, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है बेटा, यानी जितना डेट होगा उतना आपका फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगा, यानी कि आपका जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बढ़ती है। ठीक है बेटा, ट्रेडिंग और इक्विटी का दूसरा नाम फाइनेंशियल लीवरेज होता है। अगला देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन इसी केस स्टडी पे कहता है एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट में एनहेंस ईपीएस। कह रहा है अगर ज्यादा से ज्यादा सस्ता डेट लगाओगे तो ईपीएस बढ़ेगा। ऐसी प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है बेटा, आपको पता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पूछने मतलब बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बेटा, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत फायदा होगा, एक बार में चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।